जिंदगी में कई चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर खुद पर भरोसा हो, धैर्य हो, हिम्मत हो तो तस्वीर बदल जाती है। जी हां, निराशा हार जाती है, उम्मीद जीत जाती है। ये तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे याद रखिएगा। इसका जिक्र अपनों से और दोस्तों से जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कठिन हालात में भी जिंदगी के जीत जाने की तस्वीर है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के परवाणू में एक रोपवे में अचानक दिक्कत आ गई और केबल कार जमीन से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर अटक गई। ट्रॉली में बैठे 11 लोगों की जान पर बनाई, लेकिन 6 घंटे तक उन्होंने धीरज से काम लिया, हौसला दिखाया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे सभी को सकुशल नीचे लाया गया। ये केबल कार टिम्बर ट्रेल नाम के रिजॉर्ट की है। उसी के कर्मचारियों ने दूसरी सर्विस ट्रॉली से लोगों को रेस्क्यू किया। हालांकि इस बीच एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई थी। इसमें फंसे लोगों में से 10 रिजॉर्ट के गेस्ट थे और एक ट्रॉली ऑपरेटर था। मेरे बाईं ओर परवाणू का ये वही टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट है, जहां से ट्रॉली सीधी ऊपर पहाड़ में दिखाई दे रहे रिजॉर्ट तक जाती है। आज 11 लोग सुबह 10 सवा 10 बजे के बीच पहाड़ी पर स्थित उस रिजॉर्ट से वापस इस होटल जहां लैंडिंग साइट है वहां पर आ रहे थे, लेकिन अचानक ट्रॉली लगभग 1000 मीटर के फासले पर आकर रुक गई। ट्रॉली क्यों रुकी, कौन से तकनीकी कारण थे, फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें 1 दर्जन भर लोग लगभग 6 घंटे फंसे रहे। उसके बाद उनको एक एक करके नीचे उतारा गया। 11 लोग जो कुल इसमें फंसे हुए थे, उनमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष 5 परिवारों से ताल्लुक रखते थे और 5 परिवारों के 2-2 लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए थे। इनमें 2 गंभीर रूप से बीमार लोग भी थे, लेकिन उनका ये एडवेंचर उनके लिए एक खौफनाक मंजर में पलट गया। लगभग 6 घंटे तक ये लोग जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर फंसे रहे। रेस्क्यू होने में काफी समय लगा। हालांकि रेस्क्यू इसी होटल मैनेजमेंट की तरफ से किया गया। बाद में हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। ये पहली बार नहीं है कि ये टिम्बर ट्रेल नाम का रिजॉर्ट सुर्खियों में है। इससे पहले साल 1992 में भी अक्टूबर माह में इसी तरह की एक ट्रॉली 11 लोगों के साथ बीच रास्ते में लटक गई थी। उसका रेस्क्यू करने में काफी समय लगा था और उसमें बाकायदा एयरफोर्स की मदद भी लेनी पड़ी। हालांकि अब सभी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और एक सर्विस ट्रॉली के जरिए जो 1-2 कर्मचारी गए थे वो भी वापस यहां से लौट चुके हैं, लेकिन यह केबल कार अभी भी हवा में लटकी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी घटनास्थल पर पहुंचे, सारे मौके का उन्होंने जायजा लिया और अब जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल यही है, आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है? क्या होटल प्रशासन ने 30 साल पहले जो घटना घटी थी इससे कोई सबक लिया था? हिमाचल प्रदेश के बाकी रोपवेज में आखिर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? ये एक ऐसे सवाल है जिनका जवाब न केवल होटल और केबल रोपवे प्रबंधन को बल्कि सरकार को भी देना होगा। तो करीब 6 घंटे तक जो लोग केबल कार में फंसे रहे, उनके ऊपर क्या गुजरी, ये हम आपको उनकी ही जुबानी सुनाते हैं। हम मोक्षा में आए थे यहाँ पर, और मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिसुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रास्ते से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर। हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं। हम उससे मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। भाभी जी आप आई एम अ हार्ट पेशेंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट आउट लाइक दिस। हम लोग बहुत परेशान हैं, 1.5 घंटे से यहाँ पर अटके हुए हैं और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर हम रस्सी से नहीं उतर सकते हैं। भाई साहब आप 1.5 घंटा हो गया सर, अभी कर रहे हैं। हालत खराब हो चुकी है अंदर से बहुत ज्यादा। चलिए, लेकिन शुक्र ये है कि ये सभी लोग सही सलामत जमीन पर आ गए हैं। इस दौरान उनको परेशानी झेलनी पड़ी, कई बार लगा कि शायद किसी दुर्घटना के शिकार होंगे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्होंने हौसला दिखाया,
यही मूल मंत्र है जिससे आप भी किसी कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं। रेस्क्यू करने के लिए हमें आए ना, उन्होंने कहा 2 जने आए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपको रस्सी से उतरना। हमने कहा भाई हम बुजुर्ग आदमी, हम कहाँ से उतरेंगे, हार्ट पेशेंट। एक हमारे फैमिली में फिसूला बंधा हुआ था हाथ में, अगर वो बंद होता तो हार्ट बीट बंद हो जाती है। पर उन्होंने कहा उतरने तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने देखा ना मीडिया वाले आए हुए हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने तहजीब से बात करना चालू किया। नहीं तो उससे पहले तो बहुत व्यवहार था उनका। उन्होंने हमारे से 30,000 रुपये रेंट लिया पर डे का, फिर फैसिलिटी 0। तो होटल वालों की लापरवाही है। होटल वालों की लापरवाही है। आपको बता दें कि इस हादसे की जानकारी जैसे ही हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मिली, वो तुरंत एक्टिव हो गए। टीम रवाना की गई, लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने भी राहत की सांस ली जब लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। जहां तक आज की घटना की बात है, सब सुरक्षित निकाल दिए गए हैं। जो जितने भी 11 लोग फंसे हुए थे, सबसे बड़ी संतोष की बात हमारे लिए यही है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी पीरियडिकल जो टेक्निकल जो जांच होती रहती है, वो सारी चीज में हुई है कि नहीं हुई, वो सारी चीजें देखने की है, वो जांच का विषय है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली अच्छी खबर की। वैसे तो अग्निपथ योजना को लेकर शुरू हुआ घमासान अभी थमा नहीं है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सेना ने इस योजना के तहत भर्ती के लिए पहला कदम उठा दिया है। भारतीय सेना की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जा रही है। गुड न्यूज ये है कि अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य के लिए न सिर्फ सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, बल्कि अब कॉर्पोरेट भी सामने आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अग्निपथ पर बहस और विरोध के बीच सेना ने अग्निवीरों की भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी। वायुसेना के बाद भारतीय सेना ने भी अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस बीच सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि अग्निपथ को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। अग्निपथ योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, लेकिन सरकार की दलील है कि उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे। जरूरी मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% तक आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल में मिलेगा। सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इनके लिए 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में भी इन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी। सरकार की दलील है कि सुरक्षा बल या सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को जगह तो दी ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर होंगे। मर्चेंट नेवी में रोजगार के अवसर होंगे और राज्य सरकारें पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देंगी। सेवा मुक्त होने के बाद अग्निवीरों को रोजगार देने की इच्छा कई कॉर्पोरेट घरानों ने की है। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके बताया कि वो अपनी कंपनी में अग्निवीरों को मौका देंगे। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि अग्निवीरों द्वारा हासिल किया गया अनुशासन और कौशल उन्हें खास तौर से रोजगार योग्य बना देगा। आनंद महिंद्रा का भी मानना है कि लीडरशिप, टीम वर्क और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ अग्निवीर इंडस्ट्री के लिए हर मामले में कारगर साबित होंगे। चार साल के बाद जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो एक तो जो जैसे स्कीम में अनाउंस किया गया, उसी में लगभग आपके 12 लाख के लगभग तो आपके हाथ में वैसे ही आएंगे बिना किसी उसके अलावा जो आपकी अपनी बचत है। तो मैं समझता हूँ 22, 23, 24, 25 साल के युवा के लिए एक उस समय लगभग 15 से 20 लाख रुपए हाथ में आना एक बहुत बड़ी बात है, जिससे वो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट महसूस कर सकता है। उसके बाद वो अपना कुछ कर सकता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जहां तक सवाल है, कॉरपोरेट वर्ल्ड तो इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो यहां से जितने स्किल्ड हम लोगों को भेजें
वो उनमें जो एक डिसिप्लिन की भावना होती है, जो एक कमिटमेंट की भावना होती है, जो एक लॉयल्टी की भावना होती है, इस तरह का रिसोर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड मेरे ख्याल से चाहेगा कि उनको रेडीमेड मिले। आज के दिन में बाहर हम टीम बिल्डिंग के लिए, लॉयल्टी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ये सब आपको एक रेडीमेड रिसोर्स ऐसा अवेलेबल है। कॉर्पोरेट के अलावा 4 साल बाद अग्निवीरों के लिए अपना काम शुरू करने का भी मौका होगा, क्योंकि मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए उनको मदद दी जाएगी। 4 साल की नौकरी के बाद अगर अग्निवीर अपना काम करना चाहते हैं तो अग्निवीरों को शिक्षा, स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए कर्ज मिलेगा। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों से उपयुक्त क्रेडिट मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता भी सेवा मुक्त हो चुके अग्निवीरों के सामने मौजूद होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय सेवा के दौरान मिलने वाली ट्रेनिंग को ग्रेजुएशन के तौर पर मान्यता देगा। इस तरह सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों को करियर को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना में जवानों के स्तर पर नई भर्ती प्रक्रिया पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हर भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग हर दिन ही मीडिया के कैमरों के सामने आकर अग्निपथ योजना के फायदे गिना रहे हैं। फिर भी देश के कई राज्यों में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के समर्थन में विपक्ष की कुछ पार्टियों के अलावा कई संगठन भारत बंद तक का आह्वान कर चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि युवाओं के इस रुख पर सेना ने भी साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वो वापस नहीं लिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बीच उसकी तरफ से बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन से दूर और राष्ट्र सेवा का मौका तलाश रहे युवाओं की नजर बनी हुई है इस पर। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम सेना और वायुसेना से जुड़ी जानकारी साझा करें। तो सबसे पहले बात आर्मी की तरफ से अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन की हम करते हैं, जिसके मुताबिक 1 जुलाई से अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उम्मीदवारों को joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा, जहां उन्हें खुद रजिस्टर करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8वीं और 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों की 6 अलग अलग कैटेगरी होगी, जिनमें पहली कैटेगरी जनरल ड्यूटी की है, दूसरी कैटेगरी टेक्निकल की है, जबकि तीसरी कैटेगरी टेक्निकल एविएशन एमिनेशन एग्जामिनर की होगी। अगर चौथी कैटेगरी की बात करें तो वो क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल की होगी। वहीं 10वीं पास ट्रेड्समैन की कैटेगरी 5वीं है, जबकि छठी और आखिरी कैटेगरी 8वीं पास ट्रेड्समैन की है, जिसके लिए जुलाई के महीने से सेना के अलग अलग रिक्रूटमेंट ऑफिस रिक्रूटमेंट रैलियों की तारीख जारी करना शुरू कर देंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती 3 चरण में होगी। पहला चरण फिजिकल टेस्ट, दूसरा चरण मेडिकल टेस्ट और तीसरा चरण लिखित परीक्षा की होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एनसीसी कैडेट्स को लिखित एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार के पास स्पोर्ट्स यानी कि किसी भी खेल से जुड़ा सर्टिफिकेट है तो उसे भी लिखित परीक्षा में अलग से बोनस मार्क्स मिलेंगे। सेना की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक की भी जानकारी है। सेना ने साफ किया है कि अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी, ये मौजूदा किसी भी रैंक के साथ नहीं होगी। 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना 17.5 साल से 23 साल की आयु के बीच के युवाओं के लिए है, जो शुरू में सिर्फ 4 साल के लिए ही आर्मी में, एयरफोर्स और नेवी में शामिल होने का मौका देगी। 4 साल पूरे होने पर प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीरों को 15 और साल और सेवा करने का मौका मिल पाएगा। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी आर्मी के नोटिफिकेशन को और बेहतर तरीके से समझा रहे हैं, जिनमें 4 साल की सेवा के दौरान मेडिकल और सीएसडी कैंटीन की सुविधा की बात भी शामिल है। तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ स्कीम को लेकर भले ही देश भर में हंगामा मचा हुआ हो, लेकिन इस बीच भारतीय सेना ने अग्निवीर स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई महीने से युवा भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीर की सर्विस 4 साल की होगी।
लेकिन 4 साल के बाद वो पेंशन और ग्रेजुटी का हकदार नहीं होगा, लेकिन सर्विस के दौरान उसे सेनाओं से जुड़ी तमाम सुविधाएं, मेडिकल, कैंटीन, ड्रेस, हर तरह की सुविधा मिलेगी। और जिन 75% युवाओं को 4 साल के बाद अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेनाओं से बाहर जो निकलेंगे, उन्हें एक मुफ्त 12 लाख की सेवा निधि दी जाएगी। और अब बात करते हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर अलग अलग मंत्रालयों ने क्या क्या सुविधाएं, घोषणाएं की हैं, खासतौर से क्योंकि जब पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की, उसके बाद देश भर में युवाओं में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई, विरोध शुरू हो गया। और उसके बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि पैरामिलिट्री में 10% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को जो 4 साल के बाद सेवा से बाहर आएंगे। उसके अलावा कोस्ट गार्ड, उसके अलावा मर्चेंट नेवी, तमाम ऐसे जो मंत्रालय हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उसमें 10% इन अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। सेना ने अग्निपथ योजना के जरिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योजना को लेकर उठे कई सवालों को हमने थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे के सामने रखा। अग्निपथ और अग्निवीर, क्या ये राष्ट्रहित में है? आखिर क्यों बने कोई अग्निवीर? गौरव, मैं इस संदर्भ में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। ये एक ऐसा परिवर्तन है और एक ऐसी योजना है, ये ना सिर्फ सेना के लिए पर पूरे देश के लिए और युवाओं के लिए, ये सभी के लिए फायदेमंद होगी एंड इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन। और यदि आप इसके जो ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स में जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये सभी के लिए और ये सभी के हित में है। जहां तक सेना का सवाल है, मैं 3-4 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सेना का यूथफुल प्रोफाइल इस योजना के कार्यान्वयन होने के बाद इट विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। दूसरा, हमारे जवान जो हम रिक्रूट करते हैं या इंडक्ट करते हैं सेना में, दे विल बी मोर टेक्नोलॉजिकली एडेप्ट and be able to operate our weapon systems in a much better fashion and the equipment in the future. तीसरा, हमारा यूथफुल एंड एक्सपीरियंस का जो एक बैलेंस होगा यूनिट में या सेना में, हम उसमें भी बढ़ोतरी करना चाहेंगे। और चौथा, इनके अग्निवीरों का इंटीग्रेशन जो हमारे यूनिट्स या सेना में रहेगा, उससे भी पूरे तौर से हमको इसका फायदा पड़ेगा। आपको बता दें कि आज अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया था। इस योजना पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इन सबसे दूर राजस्थान में एक ऐसा गांव भी है जहां पर युवा अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटे हैं। ये एक ऐसा गांव है जिसके हर परिवार से लोग फौज में हैं। इसे शहीदों का गांव भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। ये तस्वीरें फतेहपुर शेखावटी के दिनवा लाडखानी गांव की हैं, जिसे लोग शहीदों का गांव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको आगे बताएंगे। पहले जरा सेना में भर्ती के लिए इस गांव के युवाओं का जोश और जुनून देख लीजिए। किस तरीके से मानते हैं? सर, मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ सही है। जो हमारे रिस्पेक्टिबल प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है, ये बहुत ही अच्छा, मतलब युवाओं को मौका है। जो पहले भर्ती के अंदर 250 से 300 का बैच बनता था, उसके अंदर 100 बंदे पकड़ते थे। आप नेक्स्ट मतलब उनका वो हो जाएगा, दुगने बंदों को पकड़ा जाएगा और मतलब भर्ती ज्यादा निकलेगी और ज्यादा लोगों को, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आर्मी के अंदर जाने की। भले ही पिछले कुछ दिनों में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा, बवाल और विरोध की आग भड़की है, लेकिन लाडखानी गांव के इस मैदान में युवाओं का जोश हाई है और अग्निवीर बनने की कोशिश भी दोगुनी हो चुकी है। ग्राउंड में आप देख रहे हैं, हमने पहले जैसी तैयारी कर रहे हैं। टीओडी लागू हो गए तो हो गया, हम वैसे तैयार रखेंगे और जाएंगे। हमें जुनून है आर्मी में जाने का, सेवा का मौका जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सर प्रदर्शन करे वो गलत है, इसके बजाय शांतिपूर्वक अपना निर्णय रख सकते थे। जब हर तरफ विरोध की ज्वाला भड़की हुई है तो चिंगारी इस गांव तक क्यों नहीं पहुंच सकी, इसकी भी वजह है। क्योंकि ये गांव शहीदों का गांव है। क्योंकि इस गांव में पैदा होने वाले हर बच्चे का एक ही सपना होता है, भारतीय सेना में नौकरी।
हमारे गांव में लगभग 250 सैनिक आज भी कार्यरत हैं। 250 के लगभग आज मतलब रिटायरमेंट है। हर घर से एक सैनिक सेवा में, देश की सेवा में समर्पित है। आज भी लोग मतलब मेरे गांव से 50-60 हर वर्ष तैयारी करते हैं। 5-10 लोग सीकर भर्ती में हर बार सिलेक्शन होते हैं। हर युवा के मन में देश के प्रति सेवा की भावना समर्पित है। हर प्रकार से सेना में जाने के लिए तैयार रहते हैं। 7 शहीद हमारे गांव में हैं, जिनमें 3 प्रतिमा लगी हुई है गांव में। लगभग सीकर जिले में शहीदों के नाम से मेरे गांव को पुकारते हैं। गांव के हर घर का एक शख्स सेना में सेवा कर रहा है। कुल मिलाकर लगभग 250 लोग फिलहाल सेना में हैं और 9 जवान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। उनकी याद में शहीद स्मारक भी बनाया गया है। इस गांव के युवाओं का सेना में नौकरी करने का इरादा उतना ही अटल है जितना अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार और सेना अटल है। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक। जाहिर है सेना और सरकार ने तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। सेना का अग्निवीर बनने के लिए अग्निपथ पर चलना पड़ेगा और अब भविष्य का रास्ता भी इसी अग्निपथ के जरिए मुमकिन होगा। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दरअसल शेखावटी गांव से लोगों को सीख लेनी चाहिए। एक गांव जहां से कई जवानों ने देश के लिए अपना जान न्यौछावर किया है। उस गांव के लोगों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है, पर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस सवाल को उठाकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि ये योजना जल्दबाजी में लाई गई है। इसे बिना सोचे समझे सरकार ने लागू कर दिया है। पर आज आर्मी चीफ ने सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 1 साल से इस पर मंथन चल रहा था और क्यों ये योजना देश की सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद है। इस योजना के बारे में बात करते ही इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ी, तो क्या ये सोच समझकर लाई गई एक योजना है या फिर थोपी गई है एक तरह से सेना पर? नहीं, सबसे पहले मैं ये धारणा और दिस नोशन आई वांट टू कंप्लीटली डिनाई दैट ये एक ऐसी स्कीम है जो हम पर थोपी गई है। ये बिल्कुल गलत है। ये तकरीबन 1.5-2 साल से ये योजना विचाराधीन है और इसको कंटिन्यूअस डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस या कंसल्टेशन के फलस्वरूप और ये भी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हुए, इसके पश्चात ही इसकी एक फाइनल रूपरेखा बनी है। जहाँ तक आपने ट्वीकिंग का सवाल उठाया, मैं कहना चाहूँगा कि जब ये स्कीम या योजना अनाउंस हुई थी 14 तारीख को, इसकी जो ब्रॉड और या मोटे तौर पर रूपरेखा इसको बताया गया था और उसके बाद जो उसके डिटेल प्रोविजंस है, ये जैसे आपने पिछले 3-4-5 दिन में देखा है, ये प्रोविजंस को एक एक क्लैरिफाई किया गया है। तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि ये स्कीम को पहले ही 4-5 दिन में हमको ट्वीक करना पड़ा है। मुझे लगता है गलत धारणा है ये। लेकिन इसका विरोध जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जगह जगह विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, क्या आवश्यकता है इस समय कि आप इसको रोकें, रीअसेस करें, रीएनालाइज करें, जो विरोध के स्वर हैं उनको, उनके जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें और फिर रीलॉन्च करें? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी राय में ये विरोध के स्वर है, इसका मुख्य कारण यह है कि इस स्कीम के बारे में मेरी समझ में पूरी जानकारी लोगों को जिस तरह से होनी चाहिए थी वो जानकारी लोगों के पास थी। तो जैसे जैसे लोग इस स्कीम को समझ पा रहे हैं, खास करके युवा, तो जितनी भी आशंका या एप्रीहेंशन या गलत धारणा लोगों के या युवाओं के मन में थी, उसका मुझे लगता है अभी पर्याप्त समाधान हो गया है और इसके चलते द एक्सेप्टेबिलिटी और इसके जो बेनिफिट्स है
ये मुझे लगता है युवाओं को अभी समझ में आ रहे हैं। तो सेना अध्यक्ष ने जो बात कही वो बात अब लोगों के समझ में आ रही है। कोरोना की वजह से सेना में भर्ती बंद थी, इसलिए अब जबकि बड़े पैमाने पर भर्ती का मौका आया है तो इसे लेकर युवाओं में जोश है। बेशक 4 साल की शॉर्ट सर्विस को लेकर सवाल रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से इस योजना के बारे में जानकारी दे रही है, भ्रम और भ्रांति को दूर कर रही है, अब लोगों को भी इसके फायदे समझ में आने लगे हैं। आपने शेखावटी गांव के लोगों की राय सुनी, अब आपको हम ले चलते हैं दिल्ली के पास साठा चौरासी इलाका, जहां से बड़ी तादाद में युवा सेना में शामिल होते रहे हैं। मौजूदा जो पीढ़ी है वो जोर शोर से सेना में भर्ती होने की तैयारी में जुटी है। अग्निपथ को लेकर कुछ शंका है, लेकिन रिटायर्ड जवान उनको इस योजना की खूबियां बता रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ये बात युवाओं के भी समझ में आ जाएगी। नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोसीजर निकाला है और हम जब भर्ती हुए हैं तो हमको क्या दिक्कत आई, कितनी परेशानी आई, वो हम ही जानते हैं। और एक बार अगर सरकारी जॉब में अगर आदमी घुसता है उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सरकारी जॉब में एक बार घुसने के बाद उसको हो सका है सरकार का आगे को नियम कोई बदल जाए और आगे को कोई सुविधा मिले। और अगर हम 5 साल भी नौकरी करते हैं तो 5 साल के एक्सपीरियंस तो हमारे पास है, हमको सिविल में जॉब मिलेगा। आपके यहाँ के बच्चे विरोध कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं विरोध, इनको उस चीज की जानकारी नहीं है। एक फौज में एक लेफ्टिनेंट जाता है 5 साल के लिए, वो आगे बढ़ता हुआ जनरल तक पहुंचते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, विरोध की तो बात ही नहीं है कोई इसमें। 4 साल बाद 11-12 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे अच्छी बात है बहुत। इतना सिविल में कौन जो है बच्चा आज बीटेक एमटेक करके जो है कितनी सैलरी ले रहा है वो आपको पता है सब। फैक्ट्रियों में कितना सैलरी मिल रही है, 12-12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। एक और सवाल इस योजना पर उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो सैनिक 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे वो अपनी पहचान खो देंगे, वो बाहर आकर क्या करेंगे? ऐसे लोगों को जनरल मनोज पांडे की बात सुननी चाहिए। आर्मी चीफ ने बताया कि जो सैनिक 4 साल बाद सेना से रिटायर होंगे उन्हें पहचान का संकट नहीं होगा, बल्कि वो एक नई पहचान के साथ समाज में आएंगे। कहा यह जा रहा है कि केवल आप पेंशन बिल को घटाने के उद्देश्य से इस तरह की स्कीम लाई गई कि आप 4 साल उनकी सेवा भी ले लो और पेंशन भी ना देना पड़े, ग्रेचुटी भी ना देना पड़े, कुछ ना देना पड़े, उनको 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाए और केवल 25% को सेना में लिया जाएगा। ये भी मुझे लगता है एक्सट्रीम पोजीशन है और बट ये सच नहीं है। जो आप स्कीम को यदि सही तरीके से समझेंगे तो जैसे मैंने बताया है, 4 साल में एक युवा जब फौज में 4 साल काटने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब बाहर समाज में या सोसाइटी में जाएगा तो उसको इस तरीके से वो इक्विप होगा, ही विल कैरी अ यूनिक रेज्यूमे, उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी बिना और डिसिप्लिन और जो फौज के वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ को छोड़कर मुझे लगता है एक पर्याप्त मात्रा में वो अपने आप को समाज में एक जगह बना पाएगा। he'll have his यूनिक आइडेंटिटी, एक उसकी अलग पहचान रहेगी जिसको समाज में उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद होगी। जैसे हम बात करते हैं कि 25% को आप सेना में लेंगे, प्रयास होगा कि कुछ आरक्षण सरकारी नौकरियों में उनको दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो तो 1979 से 1979 से है। क्या आपकी दृष्टि में वो सफल रहा है और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सेना क्या करेगी और सरकार को क्या करने की जरूरत है? जहां तक सेना का सवाल है, ये हमारे लिए एक बड़ा अहम मुद्दा रहेगा कि 4 साल के बाद जो 75% युवा समाज में जाएंगे उनको किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर पाए। और इसके संदर्भ में आप सबको जानकारी दी गई है कि किस तरह से इनको अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अलग अलग क्रेडिट्स दिए जाएंगे ताकि जब वो सेना से 4 साल बाद बाहर निकलेंगे दे आर सूटेबली किटेड, सूटेबली इक्विप्ड। जहाँ तक उनके आगे फ्यूचर या भविष्य का सवाल है, आपने देखा कई केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, अलग अलग एजेंसीज ने, कई कॉरपोरेट हाउसेस ने आरक्षण के बारे में इसका अनाउंसमेंट की है
और उसके बाकी डिटेल्स आगे चलते ये फर्दर क्लैरिफाई होते रहेगी। मैं अंत में सिर्फ ये आश्वस्त कराना चाहूँगा युवाओं को कि जब आप 4 साल सेना में टाइम काटने के बाद बाहर निकलोगे, आपके पास पर्याप्त या उससे भी अच्छी मात्रा में क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशन, हुनर आपके पास होंगे एंड दिस विल बी अ यूनिक अपॉर्चुनिटी which they will have to step out into the society. आर्मी चीफ ने जो बातें कही उस पर कॉरपोरेट घराने भी मुहर लगा रहे हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज ने रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए अपने दरवाजे खोलने का ऐलान किया है। महिंद्रा ग्रुप तो पहले ही ऐसे युवाओं को भर्ती करने का ऐलान कर चुकी है। आज आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी कहा है कि वो अपनी कंपनी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। ऐसा ही ऐलान बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ ने भी किया है। किरण भी चाहती है कि अग्निवीर उनकी संस्था से जुड़े, इससे दोनों को फायदा होगा। कंपनी को बेहतर लोग मिलेंगे और अग्निवीरों को बेहतर जिंदगी। सरकार और सेना बार बार ये बात कह रही है कि इस योजना को गहरे मंथन के बाद लाया गया है। जाहिर है इसमें देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर अच्छी तरह से सोचा समझा गया है। गुड न्यूज टुडे से बात करते हुए सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि आगे भी जरूरतों को देखते हुए इस योजना में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। एक प्रश्न और आपने, क्या ये अभी भी एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है? जब आप लोगों को सेना में शामिल कराएंगे तो अगर कुछ इसमें आपको लगा ट्वीक करने की जरूरत है, क्या ये ट्वीकिंग चलती रहेगी बेनिफिट करने के लिए जवानों को? जैसे अगर कोई डिसेबल हो जाता है तो क्या एक मुश्त उसको पैसा देना उचित होगा, या आपकी दृष्टि में क्या ये भी एक प्रयास होना चाहिए कि देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी देखभाल, ये ट्वीकिंग की आवश्यकता हो सकती है? तो मैं इसके जो डिटेल्स है उसमें जाना नहीं चाहूँगा। स्पेसिफिकली आपने 2-3 मुद्दे उठाए उसके बारे में, बट मैं इतना ये कहना चाहूँगा कि ये स्कीम एलैबोरेट डिटेल्ड कंसल्टेशंस के फलस्वरूप या पश्चात हमने इसकी फ्रेमवर्क या रूपरेखा बनाई है। एज वी गो फॉरवर्ड, जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन के बाद, वी विल ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, या हम इसमें सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकते हैं एंड दैट इज़ अ ओपन इशू। तो ये नहीं है कि ये स्कीम यहीं पर एक लकीर के तौर पर दिस इज़ द फाइनल थिंग। तो ये मेरा इस पर जो युवा आज सड़कों पर हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? इनके लिए मेरी एक ही राय या एक अपील रहेगी कि इन सब चीज़ों को छोड़कर ये अपना, अभी हमने रिक्रूटमेंट का शेड्यूल और रैली का शेड्यूल अनाउंस किया है या घोषित किया है, इसकी अधिसूचना भी हमारे वेबसाइट पर है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि ये सब छोड़कर ये इस काम में कंसंट्रेट करें कि किस तरह से अपने आप को फिजिकली और रिटन एग्जाम के लिए किस तरह से आपको तैयार करें एंड फोकस ऑन दिस। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक सेना का सवाल है, सेना में अनुशासन को हम बहुत महत्व देते हैं और हम चाहते हैं कि जो युवा हमारे साथ आए वो अनुशासन, देश प्रेम, नेशनलिज्म, इन सब मुद्दों पर खरे उतरे। तो इस तरह से हम युवाओं को चाहेंगे कि दे फोकस ऑन दीज इश्यूज एंड ना कि किसी और बहकावे में आकर इंडल्ज इन सर्टेन अदर एक्टिविटीज। तो कोई युवाओं को बहका रहा है, बहकावे में ये सब हो रहा है, आप क्या ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नो रोल बैक, नो स्टॉपिंग अग्निवीर स्कीम, नो स्टॉपिंग अग्निपथ, क्या ये तय है? नहीं, इसका तो कोई प्रश्न नहीं है। ये स्कीम बहुत डिटेल डेलिब्रेशंस के पश्चात अपनाई गई है, तो इसमें रोल बैक, और कल परसों भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह कहा है, इसका कोई सवाल नहीं है। तो मैं चाहूँगा युवाओं को या उनको आह्वान करूँगा कि अभी अपने रिक्रूटमेंट की तैयारी में व्यस्त हो जाए, उसमें ज़्यादा ध्यान दें, और ये जो एक सुनहरा मौका उनको मिला है अपने खुद उज्जवल भविष्य के लिए और देश सेवा के लिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं।
सड़क पर घंटों जाम में फंसे रहने की परेशानी क्या होती है, इसे दिल्ली वालों से ज्यादा और कोई नहीं जानता होगा। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली वालों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलने लगी है। एक बड़ा कदम इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ उठाया गया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया, जिसके बाद आज इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि प्रगति मैदान ट्रांजिट कॉरिडोर से राजधानी को रफ्तार मिलेगी और दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से राहत। जो बना है इज अमेजिंग, बहुत अच्छा। डायरेक्टली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। आराम से आदमी आ सके, निकल सके, जाम नहीं लगेगा कोई भी। बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा बनाया है और टाइम भी बहुत बच रहा है। 30 मिनट का सफर 5 मिनट में पूरा हो जाए तो खुशी चेहरे पर नजर आती है। दिल्ली में जाम सबसे बड़ी समस्या है और अगर इस जाम से राहत मिल जाए तो क्या कहने। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड कॉरिडोर से दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक जाम खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कॉरिडोर से ट्रैफिक में करीब 1 लाख गाड़ियां कम होंगी। प्रगति मैदान आईटीओ पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। इंडिया गेट और सुप्रीम कोर्ट इलाके के ट्रैफिक में भी कमी आएगी। आश्रम से मथुरा रोड की तरफ ट्रैफिक कम होगा। भैरव मार्ग पर ट्रैफिक आधा होने का अनुमान है। मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट जाने वाले लोगों की राह आसान हो जाएगी। 6 लेन की प्रगति मैदान टनल खुलने से रिंग रोड और इंडिया गेट का आवाजाही सिग्नल फ्री हो जाएगा और इसके जरिए प्रगति मैदान की विशाल बेसमेंट पार्किंग तक पहुंचा जा सकता है। टनल और अंडरपास के खुल जाने से दिल्ली एनसीआर के रहवासियों को अब ट्रैफिक की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन पीक आवर्स के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या होती है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। नो रेड लाइट्स, कुछ नहीं, और सीधा पहुंच रहे हैं। सबसे अच्छी चीज की टनल से अभी तो जैसे कि नया नया खुला है तो बहुत ट्रैफिक नहीं है, पर आई एम होपिंग कि ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा और स्मूथली पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई रेड लाइट नहीं है। राजधानी में जाम से छुटकारा पाने के लिए इस सुरंग की जरूरत लंबे समय से बनी हुई थी। दरअसल दिल्ली में रिंग रोड, मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति रहती थी। दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे के कारण ट्रैफिक लोड और बढ़ गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली में नई टाउनशिप के विकास से भी इंडिया गेट के इलाके में ट्रैफिक बढ़ा है। ऐसे में ये कॉरिडोर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मददगार साबित होने वाला है। रविवार को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद कॉरिडोर से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। आपको बता दें, प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड कॉरिडोर में 1.36 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इस कॉरिडोर में 6 लेन बनाई गई है। इस सुरंग में इमरजेंसी लेन का भी निर्माण किया गया है। ये सुरंग इंडिया गेट से रिंग रोड को जोड़ेगी। खास बात यह है कि प्रगति मैदान टनल के अंदर करीब 100 डिजिटल रूप से नियंत्रित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही ये कॉरिडोर स्मार्ट फाइबर प्रबंधन, आधुनिक वेंटिलेशन, स्वचालित जल निकासी और सुरंग के अंदर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली समेत नई विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। प्रगति मैदान कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पूरा होने से प्रदूषण के लिहाज से सबसे बड़ा फायदा है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस टनल से 5 लाख पेड़ लगाए जाने के बराबर फायदा है। वातावरण में अभी जितना कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है वो नहीं फैलेगा, यानी कि इस टनल से लोगों का समय तो बचेगा ही, साथ ही ईंधन बचाने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने का भी कारण ये बनेगी। अब इस पर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने भी मुहर लगा दी है। प्रगति मैदान कॉरिडोर बनने से अनुमानित 16,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल कम उत्सर्जित होगी। ईंधन के साथ समय की बचत भी होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस टनल से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों के औसतन 8 मिनट की बचत होगी। प्रति कार के हिसाब से ईंधन की बचत प्रति वाहन प्रति घंटे 600 मिलीलीटर होगी, जिससे हर साल कुल
54,90,240 लीटर ईंधन बचने का अनुमान है। इसका सीधा असर कुल कार्बन उत्सर्जन पर भी पड़ने वाला है कि इसकी वजह से देश के कुल कार्बन उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा है। CO2 का लगभग 23% उत्सर्जन करने के लिए परिवहन सेक्टर जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। दिल्ली एनसीआर के रहवासियों को जिस पल का इंतजार था, अब वो घड़ी आ चुकी है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया और अब आज से ये कॉरिडोर आम जनता के लिए खोला जा चुका है। इस कॉरिडोर को 6 लेन में बनाया गया है ताकि आने जाने में किस तरह की कोई समस्या ना हो। प्रगति मैदान में अक्सर बहुत ज्यादा जाम लगा रहता था, जब पीक आवर्स रहते थे तब भी जाम रहता था, लेकिन अब इस टनल को बनाने के कारण यह जाम पूरी तरह से न के बराबर हो जाएगा। इस टनल के जरिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप आईटीओ के रास्ते से अंदर आएंगे और ये टनल कई सारे रास्तों पर, दिल्ली के मेन रास्तों पर खुलती है और कैसे क्या क्या यहाँ पर टनल में सुविधाएं दी गई हैं, ये भी आपको आज हम खुद टनल के अंदर से जाते हुए बताने वाले हैं। तो देखिए, अंदर हम टनल के भीतर अब प्रवेश कर रहे हैं और देखिए इस टनल की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर पूरी तरह से, यानी आपको सफोकेशन इस टनल के भीतर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। इस टनल की यदि हम लंबाई की बात करें तो ये 1.36 किलोमीटर लंबी टनल है, 6 लेन वाली अंडरग्राउंड टनल है और इसके 6 अंडरपास बनाए गए हैं और साथ ही साथ इससे भैरव मार्ग का जो ट्रैफिक है उसका ट्रैफिक लोड कम होगा। कॉरिडोर रिंग रोड और गाजियाबाद, नोएडा जैसे एनसीआर के शहरों को मेरठ एक्सप्रेस के जरिए इंडिया गेट से जोड़ा जाएगा। तो देखिए, इंडिया गेट से जोड़ा इसलिए जाएगा क्योंकि इंडिया गेट एक ऐसा स्थल है जो सबसे ज्यादा, जहां पर क्राउड आता है और ऐसे में हमेशा से ही लोगों का आना जाना उस जगह पर ज्यादा से ज्यादा लगा रहता है। तो आज इस कॉरिडोर का, इस ट्रांजिट का पहला दिन है, तो इसे सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही खोला जाएगा, लेकिन दूसरे दिन जो इसकी समय सीमा है वो बढ़ा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस टनल से दिल्ली एनसीआर के रहवासियों को काफी राहत मिलने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तीसरी पुरंदरे। तो इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।